हेलो फ्रेंड्स, पिछले दो वीडियो में देवजीत भाया और औरित्र भाया ने आपको मैथमेटिकल फिजिक्स के कुछ टॉपिक को पढ़ाया था। उसके आगे से आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक है सिंगल वैल्यूड फंक्शन एंड मल्टी वैल्यूड फंक्शन। तो सिंगल वैल्यूड फंक्शन क्या है, हमें समझने की कोशिश करते हैं। तो अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स आणि y x की फंक्शन होगा, इधर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, तो उधर x की हर एक वैल्यू के लिए y का हम सिंगल वैल्यू पाएंगे। दैट इज फॉर each value of x we will get single value of y। इसको हम एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर x इज इक्वल टू +4 है तो y का वैल्यू होगा +60। इधर आप देख सकते हैं x की एक वैल्यू के लिए हमने y का सिंगल वैल्यू पाया है। तो इधर मल्टी वैल्यूड फंक्शन क्या है? तो मल्टी वैल्यूड फंक्शन में हम x के ईच वैल्यू के लिए y की एक से अधिक एक से ज्यादा वैल्यू पाएंगे। फॉर ईच वैल्यू ऑफ x we will get more than one, that is multi। वैल्यू ऑफ y। तो लिमिट क्या है, हमें समझने की कोशिश करते हैं। अगर ए एक्स लाइन है, इसके ऊपर एक पॉइंट है, अगर x की वैल्यू a की तरफ टेंड करती है यानी कि x a की तरफ अप्रोच करती है, तो एफ एक्स यानी कि x की जो फंक्शन होगा उसका वैल्यू भी एक वैल्यू की तरफ टेंड्स करेंगे। जितना क्लोज x a की तरफ जाएगा उतना ही क्लोज उसका फंक्शन की वैल्यू भी फाइनाइट वैल्यू की तरफ जाएगा। जो फाइनाइट वैल्यू है इधर l। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स। इसको कहीं LIM ऐसे भी लिख सकते हैं और LT x टेंड्स टू a एफ एक्स ऐसे भी लिख सकते हैं। a होगा l की बराबर। तो ये देख सकते हैं a है लिमिट, अगर x की वैल्यू a की तरफ जाएगा तो एफ एक्स की वैल्यू भी l की तरफ जाएगा। x जितना क्लोज होगा a की, एफ एक्स भी उतना ही l की तरफ क्लोज होगा। इधर आपको एक बात याद रखना होगा, x कैन बी नेवर इक्वल टू a। तो हम अब देखते हैं लिमिट
की टाइप्स कितने होते हैं? बेसिकली लिमिट की टाइप्स दो होते हैं। एक है राइट हैंडेड लिमिट, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स। अगर हम यह a को दो एज्यूम कर लेते हैं तो हम समझने में आसानी होगा कैसे हम करते हैं। तो इधर आप देख सकते हैं, अगर हम x की लाइन को ड्रॉ करते हैं तो इधर पे दो एक पॉइंट है, तो इधर ये प्लस जो साइन है इससे हम समझेंगे कैसे काम करते हैं। प्लस साइन ये डिनोट करते हैं कि x अप्रोचेस फ्रॉम द राइट साइड ऑफ पॉइंट 2। अतः दो जो पॉइंट है आप देख सकते हैं इस लाइन पे x की वैल्यू उसके राइट साइड से अप्रोच करेंगे। तो x की वैल्यू हो सकते हैं 2.1, 2.01, 2.001, ऐसे करके हम अनलिमिटेड और इंफिनिटी नंबर्स ऑफ जीरो लिख सकते हैं। x की वैल्यू 2 की वैल्यू के बाद 0 उसके बाद 1 लिख सकते हैं, लेकिन x की वैल्यू का भी 2 से इक्वल नहीं होगा। तो ये देख सकते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ लिमिट राइट हैंडेड लिमिट। तो इसके बाद सेकेंड टाइप ऑफ लिमिट है लेफ्ट हैंडेड लिमिट। इधर में x की वैल्यू जो है वो देख सकते हैं, इसको ऐसे लिखते हैं लिमिट x टेंस टू 2 माइनस एफ एक्स। तो यहाँ पे क्या होता है, जो लाइन है x इसके ऊपर जो पॉइंट है इसको x लेफ्ट साइड से अप्रोच करते हैं। इधर पे x के वैल्यू कैसे हो सकते हैं 1.9, 1.99, 1.999, ऐसे करके हम 1 पॉइंट के बाद ये अनलिमिटेड इंफिनिटी नंबर ऑफ 9 लिख सकते हैं। तो ये आपने समझ लिया। तो किसको कहते हैं लेफ्ट हैंडेड लिमिट एंड किसको कहते हैं राइट हैंडेड लिमिट। तो अब लिमिट एग्जिस्ट कब होगा, कब हम बता सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट है कि नहीं। तो लिमिट एग्जिस्ट हुए left handed limit is equal to right handed limit। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू a माइनस एफ एक्स, और उसको वैल्यू l होगा जिसको हम पहले में लिखा था। तो अब ये है कि लिमिट को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लिमिट को सॉल्व करने का कुछ तरीका है। एक है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन। इधर में हम जो वेरिएबल का वैल्यू होगा उसको हम डायरेक्ट पुट कर देंगे। जैसे एक एग्जांपल है, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू 2 की तरफ टेंस करता है, आप देख सकते हैं। तो इसका वैल्यू होगा 7।
इसके अलावा भी और 3 पॉइंट है, जैसे फैक्टराइजिंग, इधर पे ऐसे फॉर्म में होगा, हम लिख सकते हैं 2x² माइनस 4x प्लस 2। तो आप देख सकते हैं x की 2 वैल्यू के लिए ये जो अपर साइड ऑफ है ये 0 हो रहा है, न्यूमरेटर जो 0 हो रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टराइजिंग बाय। तो देख सकते हैं इधर आप जो डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों ही 0 आ रहा था, हम ऐसे फैक्टराइजिंग करके पार्ट को हम कैंसिल कर सकते हैं, तो इससे हम वैल्यू बेर कर सकते हैं। एछाड़ा इसके अलावा है रेशनलाइजेशन, इसमें तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो ये 3 टाइप्स देखा आपने, और एक टाइप है जिसको हम L'Hopital's तो यहाँ पे अगर लिमिट में जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है वो अगर ऐसे फॉर्म में और ऐसे फॉर्म में आएगा, तो हम उसको डेरिवेटिव करके उसके बाद लिमिट निकल सकते हैं, जैसे कि लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x, इसके फॉर्म कैसे आ रहा है देखिए 0/0। तो हम इसको डेरिवेटिव करेंगे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो आएगा। तो इसके बाद हम अगर ये वैल्यू बसाएंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे, तो हम पाएंगे 1। तो ये हमारा हो गया लिमिट। हमारा अगला टॉपिक है कॉन्टिन्यूटी। तो कॉन्टिन्यूटी क्या है? कॉन्टिन्यूटी में जो जो फंक्शन होगा x का f(x), वो x की a वैल्यू पर, यानी x इज इक्वल टू a वैल्यू पे वो कंटिन्यू होगा। यानी उसका अगर हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं, तो x की a वैल्यू पर कंटिन्यू होगा विदाउट एनी ब्रेक गैप, उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं विदाउट लिफ्टिंग माय चॉक, उसको हम स्मूथली ड्रॉ कर सकते हैं कंटिन्यूटी। और अगर इधर कोई ब्रेक गैप आया तो उसको हम डिसकंटिन्यूटी कहेंगे। तो उसके लिए क्या होता है कंटिन्यूटी के लिए, व्हाट इज द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी? तो उधर कंटिन्यूटी अगर होता है तो उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जहाँ एफ ए जो होगा वो एग्जिस्ट करेगा और लेफ्ट हैंड लिमिट
राइट हैंड लिमिट के साथ इक्वल होगा, यानी कि लिमिट एग्जिस्ट करेगा x इक्वल टू ए पॉइंट पे। तो लिमिट एंड कंटिन्यूटी का डेरिवेटिव, डिफरेंशिएबिलिटी, इंटीग्रेशन, इसमें बहुत योगदान है। तो इसके ऊपर हम डिटेल प्रॉब्लम्स एंड इसका थ्योरी बाद में करेंगे, बाद में वीडियो में। तो हमारा अगला टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ अ फंक्शन। तो अगर f(x) x की फंक्शन है, तो f(x) को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं ग्राफिकली, यह समझने की कोशिश करेंगे। तो हमको देखना होगा ये f(x) x की किन किन वैल्यू में 0 है। दूसरा, x इज इक्वल टू पॉजिटिव इंफिनिटी एंड x इज इक्वल टू नेगेटिव इंफिनिटी में f(x) की वैल्यू कितना होगा। तीसरा, f(x) की मैक्सिमा और मिनिमा किधर है। और चौथा, कभी कभी हमको इसको देखना होगा, जो फंक्शन की जो डेरिवेटिव होगा, यानी कि जो ग्राफ होगा उसका टेंजेंट x की वैल्यू के साथ कैसे चेंज हो रहा है, यानी कि f जो डेरिवेटिव होगा और जो टेंजेंट होगा उसका वैल्यू x की वैल्यू के साथ, x की वैल्यू के चेंज के साथ बढ़ रहा है और घट रहा है। तो आज हम समझने की कोशिश करते हैं सम फंक्शंस के साथ। अगर f(x) इज इक्वल टू x होगा, तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऐसा होगा, ax f(x) तो होगा स्ट्रेट लाइन, x की चेंज के साथ f(x) की चेंज भी सिमिलर होगा। तो इसके बाद अगर f(x) की वैल्यू mod x होगा, तो हम जानते हैं mod x के लिए f(x) की वैल्यू mod x के लिए पॉजिटिव होगा जब x की वैल्यू पॉजिटिव होगा, और पॉजिटिव होगा जब x की वैल्यू नेगेटिव होगा। तो उसका ग्राफ होगा ऐसा mod x का। अगर f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर होगा, तो तब हम फर्स्ट में f(x) की x की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, तो होगा। उसके बाद हम और एक बार f(x) की डेरिवेटिव करेंगे, तो ये है 2, जिसके वैल्यू है 2, जो 0 से ग्रेटर है, यानी कि मिनिमा है। फंक्शन की सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव
अगर 0 से ज्यादा है तो वो होगा मिनिमम, और अगर 0 से लेस देन है तो वो होगा मैक्सिमम। इधर हम देख सकते हैं 0 से ज्यादा है तो ये होगा मिनिमम। तो जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, अगर इसका वैल्यू 0 है, हम जानते हैं मिनिमा के लिए इसका वैल्यू 0 होता है, तो हम यहाँ से पाते हैं x इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू 0 पॉइंट में मिनिमा होगा fx का। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होगा हमें देखते हैं। तो x इक्वल टू 0 पॉइंट में इसका मिनिमा होगा। अब हम देखेंगे कि x की प्लस इन्फिनिटी वैल्यू में fx की वैल्यू क्या होगा। x इक्वल टू प्लस इन्फिनिटी वैल्यू के लिए fx की वैल्यू भी प्लस इन्फिनिटी होगा, और fx की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी के लिए भी fx की वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होगा, यानी कि ग्राफ की नेचर ऐसा होगा। तो ये है ग्राफिकल एनालिसिस, हम इसके बारे में बाद में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो अब हम अगले टॉपिक में एंटर करेंगे। हमारा अगला टॉपिक होगा डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या है, x की जो फंक्शन है उसका जो आउटपुट होगा, वो जो x जो वेरिएबल है उसका इनपुट का रेस्पेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, यानी कि fx का रेट ऑफ चेंज ऑफ fx with respect to x, इसको ही हम कहते हैं डेरिवेटिव fx का। इसको हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिख सकते। तो अगर हम लिमिट की भाषा में इसको लिखेंगे तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। इधर h x के कितना चेंज हो रहा है उसको डिनोट कर रहा है, और x प्लस h माइनस एफ एक्स, अर्थात फंक्शन की x से x प्लस h की चेंज में कितना उसका वैल्यू चेंज हो रहा है उसको डिनोट कर रहा है। तो अगर x ए पॉइंट पे हम इसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जैसे एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब होगा तो एफ डैश एक्स एक्स इक्वल टू 2 क्या होगा, तो एफ डैश एक्स यानी कि एक्स की रेस्पेक्ट में इसका फंक्शन की सिंगल डेरिवेटिव होगा, सिंगल टाइम्स, तो होगा 2x स्क्वायर। तो x इक्वल टू 2 पे उसका डेरिवेटिव की जो वैल्यू होगा वो होगा 8। तो डेरिवेटिव की ऑर्डर क्या होगा अब हम उसको जानेंगे। अगर हम ऐसे लिखते हैं, यानी कि फंक्शन का x की रेस्पेक्ट में एक बार डेरिवेटिव होगा
तो उसका ऑर्डर जो होगा वो होगा 1। अगर हम ऐसे लिखते हैं यानी कि x की रेस्पेक्ट में अगर फंक्शन का डेरिवेटिव 2 टाइम्स होगा तो उसका ऑर्डर होगा 2। यानी कि जितनी बार हम फंक्शन को x की रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे उसका ऑर्डर होगा उतना टाइम्स। इसके बाद हम करेंगे पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव में जाने के पहले मैं टेंजेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ। टेंजेंट क्या होता है? अगर फंक्शन है, समझ लेते ऐसा फंक्शन है, तो उसका इस पॉइंट में अगर उसका टेंजेंट निकालना है तो कैसे टेंजेंट निकालेंगे हम? इस पॉइंट में ऐसे, यानी कि इस पॉइंट पर अगर ये पॉइंट x इक्वल टू इस पॉइंट पर हम जो फंक्शन होगा f(x) उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। ये अगर ये पॉइंट है तो उसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे। ऐसे हम टेंजेंट निकाल सकते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक होगा पार्शियल डेरिवेटिव। डेरिवेटिव की टाइम पे हमारा जो फंक्शन था वो सिंगल वेरिएबल डिपेंडेंट था, और पार्शियल डेरिवेटिव की टाइम में हमारा जो फंक्शन होगा वो मल्टी वेरिएबल होगा, यानी कि मोर देन वन वेरिएबल डिपेंडेंट। और उसका जो चेंज ऑफ रेट, हम रेट ऑफ चेंज जो होगा उसको यहाँ पार्शियल डेरिवेटिव बताएंगे। तो पार्शियल डेरिवेटिव को हम कैसे निकाल सकते हैं? अगर हम x की रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो हम y और z वेरिएबल को उस टाइम कांस्टेंट रख के डेरिवेटिव करेंगे। सिमिलरली हम अगर y और z की रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे x की फंक्शन की, तो हम और जो दो टर्म्स होगा उसको हम कांस्टेंट रखेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव को हम डेल से डिनोट करते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो अगर ये होगा तो हम y और z को कांस्टेंट रखेंगे। इस x की रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव को ऐसे, y की रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव को ऐसे, और z की रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको एक एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। अगर f(x,y,z) x² प्लस y² प्लस z² होगा, तो x की रेस्पेक्ट में इसका पार्शियल डेरिवेटिव होगा 2x, और यह हम y और z को कांस्टेंट मानेंगे तो इसका डेरिवेटिव x की रेस्पेक्ट में 0 होगा। अगर y की रेस्पेक्ट में और z की रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे तो उसका वैल्यू होगा ऐसा। पार्शियल डेरिवेटिव में हम ग्रेडियंट के बारे में सुना होगा। तो ग्रेडियंट ऑफ ए फंक्शन, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो ग्रेडियंट क्या करता है? ग्रेडियंट जो 3D फंक्शन होगा उसका टॉप व्यू से हम उसको जो स्टीपनेस होगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं ग्रेडियंट के हेल्प से। इसको ग्रेडियंट कहते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक होगा पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन।
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन किसको कहेंगे? जो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म पार्शियल डेरिवेटिव की फॉर्म में जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा होता है उसको हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। जैसे कि लैपलास इक्वेशन, इसको लैपलास इक्वेशन कहते हैं, इसको लैपलास इक्वेशन है। और अगर ऐसे फॉर्म में होगा तो इसको हम कहेंगे पॉइजन्स इक्वेशन। लैपलास इक्वेशन होमोजीनियस है क्योंकि इसका राइट हैंड साइड 0 है, लेकिन पॉइजन्स इक्वेशन इनहोमोजीनियस है। जो राइट हैंड साइड में टर्म आ रहा है ये आ रहा है सोर्स टर्म्स के लिए। इसके बाद ये है वेव इक्वेशन। ये है हीट इक्वेशन, जहाँ तो एक उस टाइप्स के पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है? तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो पार्शियल फॉर्म होगा, अगर ऐसा है कि ऐसा फॉर्म की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसका ऑर्डर जो होगा वो होगा 2, मतलब हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव। इसको ऑर्डर होगा 2। अगर ऐसा टाइप का पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगा तो इसमें ऑर्डर क्या होगा? आप सोच सकते हैं कि इसमें ऑर्डर 2 होगा, लेकिन इसका हाईएस्ट और जो डेरिवेटिव का ऑर्डर जो है वो सिंगल है, माने इसका ऑर्डर होगा 1 और इसका जो डिग्री होगा वो होगा 2। डिग्री जो होगा, जो हाईएस्ट ऑर्डर का जो आपका जो डेरिवेटिव होगा, पार्शियल डेरिवेटिव होगा, उसका जो पावर होगा उसको हम डिग्री कहेंगे। तो हमारा ये हो गया पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसके बारे में हम डिटेल्स में आगे डिस्कस करेंगे। तो हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा आज की, जो हमारा आज की डिस्कशन की मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा, वो होगा जैकोबियन। तो जैकोबियन क्या होता है? अगर मल्टी वेरिएबल फंक्शन को हम एक डायमेंशन की स्पेस से दूसरे डायमेंशन की स्पेस में मैपिंग करते हैं तो उस टाइम जैकोबियन मैट्रिक्स हमको उस फंक्शन की ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन ये सब समझने में मदद करते हैं। तो अगर फंक्शन ए n डायमेंशनल स्पेस से m डायमेंशनल स्पेस में जाता है तो इस फंक्शन को हम ऐसे लिख सकते हैं। तो फंक्शन है वो ऐसा है।
जो फंक्शन है उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इधर आप देख सकते हैं फंक्शन जो है वो एक वेक्टर को n डायमेंशनल स्पेस से m डायमेंशनल स्पेस में उसको मैपिंग किया है। तो इस फंक्शन के जो जैकोबियन होगा उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, हमें पहले मिटा देते हैं उसके बाद लिखते हैं। तो उस फंक्शन का जैकोबियन जो मैट्रिक्स होगा वो ऐसा होगा। तो उसका जैकोबियन ऐसा होगा। हम एक एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगर फंक्शन ऐसा होगा तो हम पहले ये करेंगे, तो उसका जैकोबियन ऐसा होगा। तो हम अगर हर जैकोबियन मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को निकालेंगे तो ऐसा होगा। तो यानी कि जो जैकोबियन मैट्रिक्स होगा वो ऐसा होगा। तो आपने देखा ऐसे करके आप जैकोबियन मैट्रिक्स को निकाल सकते हैं। तो जैकोबियन मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा उसके जो वैल्यू होगा उससे हम क्या समझ सकते हैं। जो डिटर्मिनेंट ऑफ जैकोबियन मैट्रिक्स अगर ए पॉजिटिव होगा तो उसका मतलब है उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो ओरिएंटेशन होगा वो लोकली प्रिजर्व होगा, लोकली प्रिजर्व। अगर उसका वैल्यू नेगेटिव होगा तो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन का जो ओरिएंटेशन होगा वो रिवर्स हो जाएगा लोकली। और अगर उसका वैल्यू 0 से बराबर होगा तो उसका जो ओरिएंटेशन होगा वो लोकली डिजेनरेट होगा। मतलब कि उसका जो स्पेस होगा वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे सम डिरेक्शंस में। तो जैसे मैंने बोला जैकोबियन आपका आज का टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके बारे में हम बाद में डिटेल्स में डिस्कशन करेंगे। तो पिछले कुछ साल में इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आया था हम देखते हैं। 2019 में कोई क्वेश्चन नहीं आया था इस टॉपिक से।
2020 में डिसकंटिन्यू से एक क्वेश्चन आया था और 2020 में लिमिट से एक क्वेश्चन आया था। 2021 में इस टॉपिक से कोई क्वेश्चंस नहीं आया था। 2022 में भी कोई क्वेश्चंस नहीं आया था। 2023 में प्लॉटिंग जो मैंने ग्राफिकल एनालिसिस में कराया था उससे एक क्वेश्चन आया था और जैकोबियन XY कोऑर्डिनेट से UV कोऑर्डिनेट में ट्रांसफॉर्मेशन से एक क्वेश्चन आया था आपका। और इस साल 2024 में भी फिर से जैकोबियन से एक क्वेश्चन आया था। तो आप इससे समझ सकते हैं कैसे इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। प्राय हर साल ही इससे एक दो क्वेश्चन आप पा जाएंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।